हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट किया था, तो उन प्रॉपर्टीज को पहले अच्छे से रिवाइज करो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर देखने के लिए। ये बात ठीक है? प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन को या तो हम पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करके भी इवेल्युएट कर सकते हैं, बट आप खुद सोचो कि अगर पहली रो के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कैसे करेंगे? पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करने के लिए a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के कोफैक्टर से, फिर b माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस सी के कोफैक्टर से, फिर c माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से, और फिर ऐड करके हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। बट हमें एक्सपेंड करके नहीं करना, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इस डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगाता हूं, देखो कॉलम 1 को मैंने लिखा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये मेरा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद बताओ। कॉलम 1 पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 तो सेम रहेगा, कॉलम 1 पे प्रॉपर्टी लगी है। अच्छा, कॉलम 1 को लिखेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करना, एक बार क्या आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये तो जीरो आ जाएगा। ऐसे ये जो सेकंड एलिमेंट है a21 वाला जो एलिमेंट है x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये भी जीरो आ जाएगा। और इसी तरीके से ये a31 ये वाला एलिमेंट भी जीरो आ जाएगा। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो के अंदर सारे एलिमेंट जीरो बन जाएं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो बन जाएं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आंसर इज जीरो। ये बात ठीक है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा एंड साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, यहां पे ये अल्फा प्लस डेल्टा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसे देखो कि ठीक है, साइन को मैं एस लिख रहा हूं, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। सेकंड कॉलम में आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सी का मतलब कॉस, ये बात ठीक है? सी का मतलब है कॉस एंड एस का मतलब है साइन, शॉर्ट में लिखते हैं। साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही आ जाएगा। साइन बीटा प्लस डेल्टा, ये बीटा प्लस डेल्टा है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आ जाएगा साइन बीटा ठीक है, ये आ जाएगा साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। फिर अगेन साइन गामा प्लस डेल्टा में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा साइन गामा कॉस डेल्टा साइन गामा प्लस कॉस डेल्टा
प्लस कॉस डेल्टा साइन डेल्टा, ये ठीक है। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट को मैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक करूंगा। इस डिटर्मिनेंट को मैंने सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तो दोनों डिटर्मिनेंट्स में सेम रहना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को मैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर में ब्रेक कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू एनी वन रो और एनी वन कॉलम। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यहां पे भी वही जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये तो बात ठीक है ना। अब यहां से देख लो, इस वाले एलिमेंट को मैं लिखूंगा दिस प्लस दिस, तो कितना आ जाएगा ये साइन अल्फा कॉस डेल्टा, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा, फिर साइन बीटा कॉस डेल्टा, फिर साइन गामा कॉस डेल्टा, प्लस प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। यहां तक तो ठीक है ना। अब आप ऐसे देखो कि इस अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट से कोई फैक्टर कॉमन लेना चाहूं तो वो कॉमन कहां से आएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आएगा। कॉलम 3 से मैंने कॉस डेल्टा कॉमन ले लिया, कॉस डेल्टा बाहर निकाल लिया, तो आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये तीसरा कॉलम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, प्लस यहां से थर्ड कॉलम से मैंने साइन डेल्टा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा। किसी भी डिटर्मिनेंट से अगर कोई फैक्टर कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम भी एज इट इज, थर्ड कॉलम से मैंने साइन डेल्टा तो बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहां तक तो ठीक है। अब आप ऐसे देख लो, किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल बन जाए, ये दोनों कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 इंटू कॉस डेल्टा इज 0 प्लस। अब आप ऐसे देख लो, यहां पे भी तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दो कॉलम आइडेंटिकल आ गए, इसीलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो आंसर इज 0, 0 आ गया आंसर। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को ऐसा डाउट आ रहा है कि दो कॉलम आइडेंटिकल बनने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 क्यों बनता है, तो इसका रीजन ये है, जैसे देखो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल बन गए, तो अब अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, मैं लिखूं कॉलम 1 को मैं लिखूं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो कॉलम 1 को मैंने लिखा कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं, कॉलम 1 को लिखूं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो कॉलम 1 क्या बन जाएगा 0 0 0 बन जाएगा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 0 ही आना चाहिए। तो इसीलिए देखो दो बातें हैं। पहली बात तो ये होती है कि किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 बन जाए या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। या इसी बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि कोई से दो रो आइडेंटिकल बन जाए या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है ना, कर सकते हो। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिख लिया। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, this is 42 42 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो देखो इसमें मैंने अब प्रॉपर्टी लगाया, अप्लाई प्रॉपर्टी। एक ही स्टेप में अगर एक ही
स्टेप में अगर आंसर चाहिए तो ये प्रॉपर्टी लगा लो। देखो कॉलम 1 को लिखो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये प्रॉपर्टी लगा दो एक बार, देखो क्या होगा। अच्छा कॉलम 1 पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कॉलम 2, अच्छा इसी क्वेश्चन को ना मैं एक स्टेप में कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं 2 स्टेप में भी कर सकता था, ठीक है। मैं सीधा एक स्टेप में आंसर कैसे आएगा वो बता रहा हूं आपको, 2 स्टेप में तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा देखो कॉलम 1 पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 तो सेम रहेगा। अब देखो कॉलम 1 पे प्रॉपर्टी लगाया तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, ये आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ऐसे देख लो, देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू कितना आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। फिर ये देखो a21 वाला एलिमेंट क्या बनेगा, ये a21 वाला एलिमेंट बनेगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये है मेरा a11 वाला एलिमेंट। फिर a21 वाला एलिमेंट, ये जो फर्स्ट कॉलम सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो आएगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसका आंसर बता दो ये कितना बनेगा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज माइनस 1 एंड प्लस 1, ये भी 0 बन जाएगा। एंड ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं 42 को लिखूं माइनस 40 माइनस 2, ये समझ आ रहा है ना, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1, तो इसीलिए प्लस 1 लिखा है, ये भी 0 आ जाएगा, तो a31 भी 0 आ जाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट 0 नहीं बन जाएंगे, ये प्रॉपर्टी लगा के पहले कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन गए, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अच्छा ये बात हमने बोली थी कि अगर मैं कॉलम 1 को लिखूं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। किसी भी दूसरे किसी रो का कोई मल्टीपल किसी रो में अगर मैं ऐड करता हूं, अगर मैं किसी रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल ले जाके ऐड करता हूं, ith रो को मैं लिखता हूं ith रो प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर jth रो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ith कॉलम में मैं कोई अनदर jth कॉलम का कोई मल्टीपल ले जाके ऐड करता हूं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 है तो इसका आंसर भी 0 ही होगा, इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर भी तो 0 होगा, वो एक ही है, ये दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू रिमेन्स सेम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा ये तो ऐसे मान लो कि एक स्टैंडर्ड सा ही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इसका रिजल्ट याद रखना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जेई में भी और आपके सीबीएसई में भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, ठीक है। ये ट्रिक बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये तो जस्ट एक लाइन ऑफ थिंकिंग है जो मैं बता रहा हूं। आप ऐसे देखो करो, देखो आपका ये जो डिटरमिनेंट है ये इसके अंदर a आ रहा है, b आ रहा है और c आ रहा है, मतलब a b c वाली क्वांटिटीज आ रही है ना। इस डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मेरे डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा उसके अंदर a होगा, b होगा, c होगा, ये बात ठीक है। तो a b c को ना आप एक बार वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, a b c को वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। तो देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि a b c मेरे लिए वेरिएबल हो गए। आप एक काम करके देखो, a और b को बराबर रख के देखो, a को b के बराबर रख के देखो इस डिटरमिनेंट के अंदर। अगर इस b की बजाय मैं a रख दूं, आप एक काम, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, abc मेरे लिए वेरिएबल है, मैं अपने इस देखो इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकालने के लिए पहला तरीका तो हो गया भाई इवेल्युएट, एक्सपेंड कर लो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लो, वो तो हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंथी। दूसरा तरीका हो गया प्रॉपर्टी से तो हम कर ही रहे हैं अभी,
बट इसके आंसर क्या आने वाला है उसका आइडिया मैं लगा सकता हूँ। एक ट्रिक है, एक ट्रिक से मैं उसके आंसर का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया लगाने के लिए ऐसे देखो, एबीसी मेरे लिए वेरिएबल हो गए। आप एक काम करके देखो, बी और ए को इक्वेट करके देखो, ए और बी को बराबर रख के देखो। ए और बी को बराबर रखने का मतलब है जहां भी बी है ना उसको ए रख दो, बी की बजाय ए रख दोगे तो दो रो आइडेंटिकल बन जाएंगी। दो रो आइडेंटिकल बन जाएंगी मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो देखो ए और बी को अगर मैं बराबर कर देता हूं, ए और बी को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो रहा है, दो रो आइडेंटिकल बन गई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसीलिए ए को बी के बराबर रखने पे ये डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, तो a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। जैसे देखो ऐसे होता है ना कि किसी x के फंक्शन में अगर मैं x का वैल्यू a पुट करने पे अगर वो फंक्शन 0 बन जाए, मान लो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके अंदर मैंने x का वैल्यू a पुट किया और x का वैल्यू a पुट करने पे अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन 0 बन जाए तो x माइनस उसका फैक्टर होता है ना। तो आप ऐसे देखो, a और b को इक्वेट करके मतलब b की बजाय a रखने पे दो रो आइडेंटिकल बन गई। दो रो आइडेंटिकल बन रही है ना, पहला रो क्या है 1a स्क्वायर, सेकंड रो बन जाएगा 1a स्क्वायर। अगर मैं b को a से रिप्लेस कर दूं, a और b को बराबर करके b को अगर मैं a लिख दूं तो ये बन जाएगा 1a स्क्वायर। दो रो a को b के बराबर करने से दो रो आइडेंटिकल बन गई, इसीलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 आ गया। तो a को बराबर रखने पे ये डिटरमिनेंट 0 दे रहा है, इसीलिए a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका जब मैं आंसर निकालूंगा ना उसके अंदर a माइनस बी इस तरह का कुछ टर्म आना चाहिए, इस तरह का एक फैक्टर आएगा। इस डिटरमिनेंट जब मैं इवेल्युएट करूंगा ना उसके आंसर, उस डिटरमिनेंट की आंसर के अंदर मेरे को कहीं a माइनस बी एक फैक्टर दिखेगा, ये बात ठीक है। ऐसे b और c को इक्वेट करने पे भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 बन रहा है क्योंकि दो रो आइडेंटिकल बन जाएंगी, इसीलिए b माइनस सी भी इसका एक फैक्टर होगा, इसके वैल्यू के अंदर b माइनस सी भी दिखेगा, ठीक है। फिर a और c को इक्वेट करके भी ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, इसीलिए a माइनस सी या c माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, तो c माइनस a भी आएगा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के अंदर। तो ये जो लिखा गया है ना यही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है। इनटू कुछ एक लैम्डा भी हो सकता है, बट इन प्रोडक्ट में और कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोडक्ट में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्या पता एबीसी की और भी कोई क्वांटिटी आ रही हो, बट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये इस डिटरमिनेंट का आंसर है। तो हमें यही प्रूव करना है कि चलो यही क्वेश्चन बन गया, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब ये a माइनस बी क्यों आ रहा है इसका तो आइडिया मैं पहले ही लगा सकता था, क्योंकि a और b को इक्वेट करके ये डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, इसीलिए a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। अब मेरे सामने क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। a माइनस बी क्यों आ रहा है, b माइनस सी क्यों आ रहा है, c माइनस ए क्यों आ रहा है, ये आइडिया मैं पहले ही लगा सकता हूं, ठीक है। तो देखो अब ये एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमें उस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करके क्या आना चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। दो लाइन ऑफ थिंकिंग है। पहला तरीका तो ये है कि जब कभी भी डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी से इवैल्यूएट करना है, हमेशा याद रखना, पहला रूल है आप हमेशा अपने डिटरमिनेंट के अंदर ना 1 देखा करो, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओ। देखो अभी आने वाली एक्सरसाइज में क्या होगा कि मतलब आगे आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसमें क्या होगा कि डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला लाइन ऑफ थिंकिंग, पहला रूल ये है, डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने डिटरमिनेंट के अंदर ना 1 बनाया करो, और अगर 1 दे रखा है तो अच्छी बात है। फिर 1 बनाने के बाद 0 बनाया करो उन 1 को। आप हमेशा ऐसा सोचा करो कि अगर आपको अपने डिटरमिनेंट के अंदर कहीं 1 नहीं दिख रहा तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लगाएं कि 1 बन जाए, और 1 बनने के बाद फिर उन 1 को 0 बनाना है। ये तो पहला लाइन ऑफ थिंकिंग हो गया। दूसरा लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि हमें आंसर में a माइनस बी चाहिए ना। a माइनस बी कैसे मिलेगा, ये a है, ये b है। अगर मैं रो 1 को लिखूं r1 माइनस r2 तो इससे फायदा क्या होगा,
क्या फायदा होगा बताओ? R1 को लिखा R1 माइनस R2, तो देखो R1 में चेंज आएगा, R2 और R3 तो सेम रहेगा ना, तो इसमें आएगा 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि a माइनस बी आ गया ना, क्वेश्चन में हमें आंसर में हमें a माइनस बी बनाना है, तो a माइनस बी कब बनेगा? जब R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2। अब मैंने लिखा इसके बाद, ये तो हो गया स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। फिर सेकंड स्टेप मैंने लिखा टेक a माइनस बी एज कॉमन। अच्छा, a माइनस बी अगर कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेना होगा। रो 1 से, R1 मतलब रो 1 से मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? R1 से कॉमन लिया है तो R2 एंड R3 तो सेम रहेगा। 0 से a माइनस बी कॉमन लेंगे, मतलब 0 को डिवाइड करेंगे a माइनस बी से तो 0 ही आएगा। a माइनस बी को a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो a प्लस बी आ जाएगा, और बाहर हमारा एक फैक्टर आ गया a माइनस बी। ये तो ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो a माइनस बी तो आ गया। अब हम करेंगे कि b माइनस सी बनाना है। b माइनस सी बनाएंगे तो R2 को मैं लिखूंगा R2 माइनस R3। ठीक है, ये मेरा स्टेप 3 हो गया। ये तीसरा स्टेप मैंने लगाया, थर्ड स्टेप में मैंने प्रॉपर्टी लगाई, R2 को लिखा R2 माइनस R3, तो R1 एंड R3 तो सेम रहेगा। R2 को लिखेंगे 1 माइनस 1 0, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पे b माइनस सी b प्लस सी आ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में मैंने टेक b माइनस सी एज कॉमन फ्रॉम रो 2। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट में मतलब a माइनस बी तो मैं बाहर निकाल चुका था ना, a माइनस बी तो आएगा ही, a माइनस बी तो आएगा ही ना, वो तो पहले कॉमन ले लिया। सेकंड रो से मैंने b माइनस सी और कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा? सेकंड रो से कॉमन लिया है तो अभी क्या होगा कि सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड रो तो सेम रहेगा। 0 को b माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो 0 का तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे b प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो अभी तक मैंने 4 स्टेप लिखे हैं, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लगाई है, मैंने लिखा R1 को लिखा R1 माइनस R2, R2 को लिखा R2 माइनस R3। ऐसा करने से दो फायदे हुए हैं। पहला फायदा तो ये हुआ कि a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आ गया, जो मेरे आंसर में आना चाहिए था। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि मेरे डिटरमिनेंट के अंदर 0 आ गए, तो आप अपने डिटरमिनेंट के अंदर जितने ज्यादा 0 बनाओगे उतना ही ज्यादा उसको सॉल्व करना आसान होगा। ये बात ठीक है? तो आप अपने डिटरमिनेंट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करना। एक प्रॉपर्टी और अगला स्टेप और बता दो, स्टेप 5। अगला स्टेप में क्या करें? a माइनस बी बी माइनस सी तो हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अगला स्टेप बता दो, ये 2 1 दिख रहे हैं, इन 2 1 से 0 बना दो, तो R1 को वापस से लिखो R1 माइनस R2, फिर से लगा दो एक बार प्रॉपर्टी, तो देखो R2 एंड R3 R3 तो सेम रहेगा, R2 एंड R3 तो सेम रहेगा ना, R1 नहीं तो चेंज होगा, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, a प्लस बी माइनस b प्लस सी, तो यह आ जाएगा a माइनस सी। यहां तक ठीक है? अब 6th स्टेप देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, मैं एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूं ना, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूँ। अभी मैं ना दो प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखो a माइनस बी बी माइनस सी तो कॉमन आ ही चुका था, तो मैंने अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने टेक a माइनस सी एज कॉमन फ्रॉम रो 1 से मैंने a माइनस सी कॉमन ले लिया, तो 0, ये जो पहला एलिमेंट 0 है, इसको a माइनस सी से डिवाइड करोगे तो 0, वो तो 0 ही आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और a माइनस सी को a माइनस सी से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 1 b प्लस सी 1 c c स्क्वायर। अच्छा, ये a माइनस सी एक बाहर आ गया। अब आप एक काम करो, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, a माइनस सी आ गया,
अब आप एक काम करो, इसको इवेल्युएट, अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो वन। रो वन के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट एक्सपेंड कर लिया। बाहर हमारे पास है a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, यहां तक ठीक है। तो देखो एक्सपेंड कैसे करोगे, सबसे पहले मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के कोफैक्टर से, जीरो को मल्टीप्लाई किया जीरो के कोफैक्टर से तो कोफैक्टर आ जाएगा इसका, वैसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोफैक्टर ऑफ 1 1, वो तो चाहे कुछ भी आए, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, फिर प्लस जीरो इंटू C12 का कोफैक्टर, वो भी जीरो बन जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जीरो, ये जीरो को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो जीरो, इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से वो भी जीरो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से, 1 का इस 1 का कोफैक्टर बता दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो आ जाएगा जीरो इंटू सी, जीरो माइनस 1, तो इसका कोफैक्टर आ गया माइनस 1, तो ये आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी इंटू माइनस 1, एक माइनस 1 का फैक्टर आ गया। तो ये जो माइनस 1 है, ये जो माइनस 1 है इसको मैंने a माइनस सी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, c माइनस ए आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में जब बचेगा ना, लास्ट में अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस डिटरमिनेंट के अंदर, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब इसको एक्सपेंड कर लिया, तो देखो ये जो आंसर आया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही तो प्रूव करना था, यही तो आना चाहिए था, यही तो हमें प्रूव करना था, यही आना था। ठीक है, देख लो एक बार स्टार्टिंग से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। जनरली ना सीबीएसई में आपके इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी ये लिख रहा हूँ। ठीक है, इस बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो देखो आप ऐसे देखो कि अब कोई बच्चा अगर ऐसे सोचे कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करके तो कर ही नहीं आएगा, मतलब एक्सपेंड करके फिर वापस से फैक्टर बनाने इस वाले फॉर्म में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपेंड करके आप 4 डिग्री का एक बड़ा सा एक्सप्रेशन तो बना दोगे, बट उसको वापस से फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करके तो करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से करेंगे। अब प्रॉपर्टीज से भी मेरे पास एक ट्रिक है कि ए और बी को अगर मैं इक्वेट करता हूं, बी की बजाय अगर ए रख देता हूं, ए और बी को इक्वेट करके बी की बजाय ए रख देता हूं या ए की बजाय बी रखता हूं, तो दो रो आइडेंटिकल बन जाएंगी और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये ए और बी को बराबर रख के जब मैंने देखा तो डिटरमिनेंट जीरो बन गया, इसीलिए इस डिटरमिनेंट के आंसर के अंदर a माइनस बी एक फैक्टर आएगा। इसी तरीके से b और c को जब मैंने इक्वेट किया तो ये दो रो आइडेंटिकल बन गई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो बन गया, तो b और c को इक्वेट करके वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो बन रहा है, इसीलिए b माइनस सी इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर होगा, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के अंदर एक b माइनस सी वाला फैक्टर आएगा, और इसी तरीके से एक a माइनस सी या c माइनस ए वाला फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे, मतलब जैसे मैं कर रहा हूं ना ऐसे आप बिल्कुल सेम ऐसे ही अपने सीबीएसई के एग्जाम में कर सकते हो, एक एक दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाएंगे। ठीक है, तो देखो अब अगेन दो तरीके हैं सोचने के, या तो a माइनस बी बनाने की सोचो या जीरो बनाने की सोच लो। तो देखो मैंने लिखा r1 को, मैंने लिखा रो 1 को लिखा r1 माइनस r3, ऐसा करने से दो फायदे होंगे, 1 माइनस 1 जीरो बना देगा, जीरो बनेगा, ये पहला फायदा हो गया,
दूसरा फायदा, R1 को लिखोगे R1 माइनस R3 तो एक A माइनस C का फैक्टर निकल आएगा वहां से, A माइनस C का फैक्टर आता हुआ दिख रहा है ना, और A माइनस C तो बनाना है हमें, A माइनस C बना लो या C माइनस A बना लो, एक ही बात है वो तो। और साथ साथ मैंने एक और प्रॉपर्टी लगा दिया, R2 को भी लिख दिया R2 माइनस R3, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी, R1 को लिखा R1 माइनस R3, R2 को लिखा R2 माइनस R3। तो देखो ऐसा करने के बाद अब ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ठीक है। तो देखो R3 तो सेम रहेगा, R3 तो सेम रहेगा, R1 को लिखेंगे R1 माइनस R3 तो 1 माइनस 1 0, A माइनस C आ जाएगा यहाँ पे, A क्यूब माइनस C क्यूब, A क्यूब माइनस R1 को लिखेंगे R1 माइनस R3 तो A क्यूब माइनस C क्यूब आएगा ना, A क्यूब माइनस C क्यूब में मैंने फॉर्मूला लगा दिया A माइनस C, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC, ठीक है। फिर R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3 तो 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब में आइडेंटिटी लगाओगे तो B माइनस C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, यहां तक ठीक है। अब ऐसा ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आप ऐसे देखो, टेक A माइनस C एज कॉमन फ्रॉम रो 1, पहली रो से मैं A माइनस C निकाल सकता हूं, ये A माइनस C आ जाएगा, ये माइनस C आ जाएगा, जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा। टेक B माइनस C एज कॉमन फ्रॉम रो 2, पहली रो से A माइनस C निकाल लिया, दूसरी रो से, तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या आ गया A माइनस C इंटू B माइनस C, ये आ गया कॉमन, 0 1 यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC, 0 1 यहाँ पे बचेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, फिर यहाँ पे आ गया 1C, दिस इज 1C C क्यूब, यहां तक ठीक है ना, दो स्टेप हो गए। तो देखो अब कोई बच्चा अगर ऐसे करता, वो पहले इस प्रॉपर्टी को लगाता, R1 को लिखता R1 माइनस R3 फिर कॉमन लेता, फिर R2 को लिखता R2 माइनस R3 फिर कॉमन लेता, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता। तो वही जो चीज 4 स्टेप में होती है ना, वही हमने 2 स्टेप में कर दी, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, इन दो 1 से मैं 0 बनाऊंगा, तो R1 को लिख दो एक बार R1 माइनस R2 करके देखो, थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं, थर्ड स्टेप में लिखेंगे R1 को R1 माइनस R2, तो आप ऐसे देखो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, R2 एंड R3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, R2 R3 तो सेम रहेगा, यहाँ पे हम B माइनस C और A माइनस C कॉमन आ चुका है, ठीक है। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा। अब आप बताओ ये वाला एलिमेंट माइनस ये वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा, C स्क्वायर तो कट जाएगा, चलो मैंने यहाँ करके दिखा दिया, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC में से सब्ट्रैक्ट करेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, यही तो है, C स्क्वायर और C स्क्वायर तो कट जाएगा, यह आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AC माइनस BC, यहां से C कॉमन ले लोगे तो A माइनस B आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैं लिख दूंगा A माइनस B A प्लस B प्लस C टाइम्स A माइनस B, यहां से A माइनस B कॉमन लोगे तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ये ठीक है ना। तो ये वाला एलिमेंट माइनस ये वाला एलिमेंट करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A माइनस B A प्लस B प्लस C, ये ठीक है ना। अब फोर्थ स्टेप मैंने लिखा, टेक A माइनस बी, अच्छा इस A माइनस बी को बाहर निकाल लो, और A प्लस B प्लस C को भी पूरा ही बाहर निकाल लो, A माइनस बी A प्लस B प्लस C एज कॉमन, इसको कॉमन ले लिया फ्रॉम R1, रो 1 से कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर A माइनस बी आ गया, B माइनस C आ गया, A माइनस C आ गया, और एक आ गया A प्लस B प्लस C, पूरा बाहर आ गया। जीरो को डिवाइड करेंगे A माइनस बी A प्लस B प्लस C, तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC 1C C स्क्वायर। अब तो इस डिटरमिनेंट के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, अब तो खत्म हो गया है डिटरमिनेंट, कुछ बचा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। A माइनस बी B माइनस C A माइनस C A प्लस B प्लस C, ये तो कॉमन आ गया था। अब इस डिटरमिनेंट को मैंने एक्सपेंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रो 1,
पहली रो के अंदर सबसे ज्यादा जीरो आ रहे हैं तो पहली रो के रिस्पेक्ट में कर लो। इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से तो जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से जीरो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से, 1 का कोफैक्टर बता दो, इस 1 का कोफैक्टर। पहली रो पहले कॉलम को हाइड नहीं, पहले रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करोगे तो 0 इंटू दिस सी 0 माइनस 1 इंटू 1 -1, तो ये -1 आ गया ना इफेक्टिवली, 1 इंटू -1 आ गया, वो -1 ले जाके हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, वो -1 जाके जब a माइनस सी में मल्टीप्लाई होगा तो ये c माइनस ए दे देगा एंड a प्लस बी प्लस सी। यही तो प्रूव करना था, दिस इज हेंस प्रूव्ड। देख लो एक बार, यही बनाना था, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू a प्लस बी प्लस सी, यही तो बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। फिफ्थ, अब थोड़ा फटाफट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ठीक है, करो एक बार ट्राई करो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैंने क्या किया, अच्छा आप एक काम ऐसे सोच के देखो कि R2 और R3 को ऐड करके देखना, नहीं सॉरी R2 R3 नहीं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करो, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करो, मतलब कॉलम 2 को लिख दो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, कॉलम 2 में ही चेंज आएगा, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 तो सेम रहेगा, ठीक है। कॉलम 2 को लिखो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, फिर b प्लस सी प्लस ए, वो भी तो a प्लस बी प्लस सी है, c प्लस ए प्लस बी, उसको भी a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। फिर मैंने लिखा टेक a प्लस बी प्लस सी एज कॉमन, किसी भी डिटरमिनेंट से अगर कॉमन लोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेना होता है, तो मैंने कॉलम 2 से कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी। तो अब ये बता दो इसका आंसर क्या आएगा, दो रो आइडेंटिकल नहीं आ गई, इसका आंसर तो 0 है, इस डिटरमिनेंट को 0 है, 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 1 1 a स्क्वायर ए बी सी बी सी ए सी एंड ए बी, ये क्वेश्चन है, करो एक बार, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला जो डिटरमिनेंट होता है ना, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बात याद रखना कि ये दोनों डिटरमिनेंट सेम होते हैं। इस डिटरमिनेंट का आंसर तो हम निकाल चुके हैं ना, इसका आंसर आता है a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, तो ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलो ये प्रूव कर दो, इसी को प्रूव कर दो, करो एक बार ट्राई करो। इसको प्रूव करने के लिए हमने यहां से शुरू किया, चलो 1 1 1 ए बी सी ए सी एंड ए बी, ये ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले रो में a ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, पहले रो में a मल्टीप्लाई किया है तो a से बाहर मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब बाहर 1 बाय a लिखा और अंदर a से मल्टीप्लाई कर दिया, कंपनसेट हो गया। फिर सेकंड रो में ले जाके मैंने b मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर b से बाहर मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरे रो में ले जाके मैंने c मल्टीप्लाई कर दिया और c बाहर डिवाइड में भी है, डिवाइड में भी है,
ये बात समझ आ रही है मैंने क्या क्या किया है? ठीक है, मैंने कोई कॉमन नहीं लिया, कुछ भी कॉमन नहीं लिया। अगर मैंने क्या किया, मैंने पहले रो में ले जाके a मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर मेरे को एक 1/a लिखना पड़ेगा। सेकंड रो में b मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर एक 1/b लिख दिया। थर्ड रो में एक c मल्टीप्लाई ले जाके c मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बाहर उसको उसको कंपनसेट करने के लिए एक बाहर c लिख दिया, 1/c लिख दिया। ठीक है, फिर अब मैंने लिखा टेक abc एज कॉमन। ये abc 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 ये कॉमन ले लिया फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से बाहर निकालना, कॉलम 3 से कॉमन ले लिया ए बी सी, तो ए बी सी एक आ जा गया, और पहले से एक 1/abc तो था ही पहले से, abc और बाहर आ गया, तो ये बचेगा a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर 1। abc कट गया, abc से abc तो कट जाएगा ना। अब इसके आगे देखो, इसके आगे मैंने एक काम कर दिया, चलो r1 और r2 को इंटरचेंज कर दिया। हाँ ठीक है, r1 और r2 को इंटरचेंज करेंगे तो देखो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ abc आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसके बाद अगला स्टेप देखो, मैंने एक काम कर दिया, r1 और r3 को वापस से इंटरचेंज कर दिया, r1 और r3 को वापस से इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, अब ये फिफ्थ स्टेप में लिख रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों रो को इंटरचेंज किया था, तो एक बाहर दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो -1 से आंसर मल्टीप्लाई जाता है। अब मैं फिर से वापस से r1 r3 को इंटरचेंज कर दिया, तो 1 1 1 abc, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो वो इफेक्टिवली वो जो -1 था वो +1 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। तो देखो यहां से ये वाला डिटरमिनेंट इस वाले डिटरमिनेंट के बराबर है या नहीं है? तो यही तो बात हमने बोली है, ये वाला डिटरमिनेंट इस वाले डिटरमिनेंट के बराबर होगा, और दोनों का आंसर ये आएगा, ये ठीक है। तो ये आंसर तो हमने प्रूव कर चुके हैं, ये तो कैसे आएगा? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट वन प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी 1 प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्रूव करना है, मतलब इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए? इस डिटरमिनेंट का आंसर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो बताओ क्या करें? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने वही काम किया। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले रो में a ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस ए क्यूब आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर b आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर c आ जाएगा। सेकंड कॉलम में नहीं, सेकंड रो में मैंने b ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, a b स्क्वायर b प्लस बी क्यूब एंड b स्क्वायर c। थर्ड रो में मैंने c ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ac स्क्वायर बी सी बी हाँ ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड ये आ जाएगा c प्लस सी क्यूब। तो पहली रो में a मल्टीप्लाई किया, दूसरी रो में b मल्टीप्लाई किया, तीसरी रो में c मल्टीप्लाई किया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने 1/abc बाहर लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला स्टेप देखो, टेक a एज कॉमन फ्रॉम। अभी मैंने क्या था, मैंने पहले रो में ले जाके a मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो में b मल्टीप्लाई किया, तीसरे रो में c मल्टीप्लाई किया, तो इफेक्टिवली मैंने अपने डिटरमिनेंट को a b c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर फिर मैंने a b c से डिवाइड भी कर दिया कंपनसेट करने के लिए। कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसी क्वांटिटी से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ऐसे तो खुद से कुछ मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते हैं। तो पहले रो में a मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो में b मल्टीप्लाई किया, तीसरे रो में c मल्टीप्लाई किया। अब मैं एक कॉमन निकाल रहा हूं पहले कॉलम से, a मैंने पहली रो में ले जाके मल्टीप्लाई किया था,
और अब मैं पहले कॉलम से ए निकाल रहा हूं, टेकिंग ए एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, टेक बी एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, टेक सी एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले कॉलम से ए बाहर निकालो, 1 प्लस ए क्यूब को ए से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। पहले हाँ ए बी स्क्वायर, फिर पहले कॉलम से ए बाहर निकालेंगे, ए बी स्क्वायर से ए बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये दूसरे कॉलम से मैंने बी बाहर निकाला तो ये आ गया ए स्क्वायर, हाँ ठीक है। फिर बी प्लस बी क्यूब को बी से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर। तीसरे कॉलम से मैंने सी बाहर निकाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 1 प्लस सी स्क्वायर। 1 बाई ए बी सी तो था ही पहले से, ये तो पहले से ही था। ए बी सी मैंने बाहर निकाला है ना, तो ए बी और सी, ए बी सी बाहर निकाला है तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, फिर ये हमारा सेकंड स्टेप। दो स्टेप तो हम लिख चुके हैं, दो स्टेप तो लिख लिए ना, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है चलो यहां कर लिया। ये डिटरमिनेंट क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर। यही आया था, देख लो एक बार, यही आया ना। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसमें अब एक प्रॉपर्टी लगाओ। अब मैं लिख रहा हूं थर्ड स्टेप, कॉलम 1 को लिखो। अच्छा, हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करने पे क्या आना चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, रो 1 को मैंने लिख दिया r1 प्लस r2 प्लस r3, ये करके देखना क्या बनेगा, r2 एंड r3 तो सेम रहेगा, रो 1 में ही तो चेंज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तो आपको पता है कि करना क्या है अगले स्टेप में, अब तो आपको पता है क्या करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, टेक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम रो 1। r1 से मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 पी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जनरली हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे और 1 बनाने के बाद उसको 0 बनाएंगे। अब 1 तो बन गया, अब मेरा काम बनता है 0 बनाने का। तो देखो कॉलम 1 को लिखूंगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 को लिखूंगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 3 तो सेम रहेगा, देखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। कॉलम 2 को लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस ये 1 माइनस 1 0, ये 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर इज अगेन माइनस 1। अच्छा ये मैं कॉमन ले चुका था, बाहर कॉमन आ गया था मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया था। अब इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो 1, पहली रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से 0 आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से वो भी 0 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से, इस 1 का कोफैक्टर बता दो, इस 1 का कोफैक्टर। अब पहली रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो 0 इंटू -1 0 माइनस माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट इज -1, तो 0 माइनस -1 तो वो 1 आ जाएगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, दिस इज हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ये स्टेप। अच्छा ठीक है, इसके बाद कुछ रिजल्ट्स लिख दिए, रिजल्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रिजल्ट मैंने लिखा 1 1 1 ABC BC AC एंड AB, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इन दोनों ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे और दोनों का आंसर आएगा A माइनस B B माइनस C C माइनस A। सेकेंड रिजल्ट ये याद रखना है, ABC A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब, दिस इज इक्वल टू A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C। थर्ड रिजल्ट ABC A की पावर 4 B की पावर 4 C की पावर 4, इसका जो आंसर आता है वो आएगा A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ये तो आना ही चाहिए क्योंकि A और B को इक्वेट करके ये डिटरमिनेंट 0 बन रहा है। A माइनस B और B माइनस C C माइनस A उनका एक फैक्टर होगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA, याद रखना है। ठीक है, मतलब जेई में कहीं काम आ सकता है। ठीक है, 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा A माइनस B B माइनस C C माइनस A AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, तो देख लो, याद कर सकते हो। अच्छा, आपके जेई के लिए ना बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। ABC BCA CAB, इसका जो आंसर आता है वो आता है 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब, ये आता है। ठीक है, मतलब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आ जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, और इसी में अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं तो वो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की आइडेंटिटी होती है A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, या ये याद कर लो। इसको हम बोलते हैं सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट, दिस इज सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट। ठीक है, इनको याद रखना है, रिजल्ट्स टू रिमेंबर, याद होने चाहिए। ठीक है, ये तो याद होने चाहिए इनके रिजल्ट्स, ये इसको याद करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, कर सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।